हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं रामनिवास और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, यानी आपकी जो इंडियन पॉलिटी है, इंडियन राज्य व्यवस्था है, उसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 21 हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आपका जो पार्ट 2 है उसमें आगे के आने वाले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, जो भी मेंबर हैं अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ द चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में जो कि पढ़ने वाले हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो हमारा जो लाइक है वो हमें बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। तो देखिए, चलते हैं, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से हम 22 से शुरुआत करेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22? यदि हम संघ सूची और राज्य सूची के विषयों में अगर टकराव की स्थिति आ जाए, अगर कंपैरिजन में देखा जाए, यहाँ पे मूल बात यह है, तो किस सूची को हम यहाँ पे प्राथमिकता देंगे? तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो संघ सूची है, ठीक है, तो वो उसको आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। राज्य सूची और संघ सूची में कंपैरिजन कराया जाए तो आपका जो संघ सूची है उससे हम प्राथमिकता ज्यादा देते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। संविधान सभा ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय जो आपकी इंटरनेशनल काम है, ठीक है, शांति है, उसे हम बरकरार रखना चाहेंगे? तो आपका आर्टिकल 51 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा राजमन्नार समिति ने। ये आपकी समिति थी, इसने क्या किया था? केंद्रीय जो प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की यहाँ पे सिफारिश की थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार वाले अनुच्छेद से निकालकर किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो आपका जो पहले आपके मूल अधिकार थे वो 7 हुआ करते थे, ठीक है, अब उसे निकाल करके वो हमारा खत्म कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकारों में शामिल था उसे हमने खत्म करके अब हमारे जो मूल अधिकार हैं करंट में वो हमारे 6 हैं। ठीक है, अब को आपको ध्यान में रखना है वो वहां से हटा करके कहां रिप्लेस कर दिया गया है? तो आपका आर्टिकल 300 क में आपको रिप्लेस कर दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का जो निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? कि आपका जो सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वहां पर धार्मिक शिक्षा न दी जाए, यानी किन्हीं दो धर्मों में वहां पर विविधता या किसी भी धर्म को ज्यादा महत्ता न दी जाए। ऐसा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि वन लाइनियर क्वेश्चन है और ज्यादातर आपको ध्यान में रह ही जाते हैं। अगर एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप डायरेक्ट टिक मारोगे उस पर, आई होप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27 क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत क्या भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवीवर्स को समाप्त कर दिया गया? तो आपका वहां पे आंसर हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1953 में। ठीक है, आपको आपकी जो है विकास योजना, सामुदायिक विकास योजना थी, उसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है संविधान सभा के सदस्यों किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था? तो प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों ने, आपके जो प्रांत थे, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था सदस्यों का, तो आपके जो प्रांत थे उनकी विधानसभा के सदस्यों द्वारा वहां पे किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है संविधान सभा में किस प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे? तो संयुक्त प्रांत के थे, और संयुक्त प्रांत में हम करंट में उसे उत्तर प्रदेश नाम से भी जानते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31। किसने भारतीय संविधान एक कठोर संविधान इसके बृहत आकार के कारण ही बताया था? यानी बृहत का मतलब होता है यहाँ पर काफी बड़ा। ठीक है, तो वहां पे किसने इसे एक कठोर संविधान बताया था? तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने हमारे भारतीय संविधान के बड़े होने के कारण उसे हमारा एक कठोर संविधान बताया था।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो आपका 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, आपको आंसर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है किस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है, कोई भी इमरजेंसी भी आ जाए तो फिर भी हम उसे क्या समाप्त नहीं कर सकते? तो उससे वो है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। देखिए गाइस, हम आपको क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हैं? क्योंकि आपका ये डिवीजन सेट है, ठीक है, और वन लाइनियर क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो देखिए 34 कह रहा है विशिष्ट सामाजिक सेवा करने वाले जो व्यक्तियों को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देने की शुरुआत भारत सरकार ने किस ईयर में की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1954 में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कह रहा है कि किसने कहा राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं, वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, शासन का नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो आर्टिकल 52 में ये साफ साफ लिखा है कि इंडिया में उसका एक सर्वोच्च इंसान होगा, यानी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मृत्यु होने, प्रमाण, त्यागपत्र देने अथवा महाभियोग सिद्ध होने पर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव अनिवार्यतः हो जाना चाहिए? क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि अगर इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट है, अगर उससे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति, किसी भी दुर्घटना बस अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या वो त्याग पत्र देता है या उस पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद, उसके चले जाने के बाद कितने समय बाद आपका जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो करना संभव है? तो वो है आपका 6 महीने के अंदर अंदर। और किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 62 में। अब देखिए यहाँ पे बात आती है महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको ध्यान में रखना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या महाभियोग की प्रक्रिया को लिया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखते हैं। 38 कह रहा है आपका राष्ट्रपति व महाभियोग चलाने के लिए किसी सदन से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित की लिखित सूचना आपको राष्ट्रपति को देनी होगी? अगर आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो संसद आपकी जो पार्लियामेंट है उसके टोटल जितने भी सदस्य हैं उसके कितने प्रतिशत, ठीक है, आप समझ लीजिए कि उसका 1/4 यानी 25% अगर लोग वहां पे लिखित में उसे पहुंचा दें कि महाभियोग उस पर लगाया जा रहा है तो राष्ट्रपति महाभियोग वहां पे सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखते हैं। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करता है? यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपने बहुत देखे होंगे अगर राष्ट्रपति चला जाता है तो उसका जो पदभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर दुर्भाग्यवश ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही अगर अनुपस्थिति हो जाए, ठीक है, तो उनका जो आपका कृत्य, उनके कार्य को संभालता है वो है आपका इंडिया का चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप सबको पता ही होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, वो भारत के प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा? तो किस आर्टिकल में यह कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 74। ठीक है, आर्टिकल 74 में यह साफ साफ कहा गया है कि आपका जो राष्ट्रपति उसकी एक मंत्रिपरिषद होगी, उसका एक प्रधान जो व्यक्ति है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ देखते हैं। सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपको बताना पड़ेगा वहां पर लोकसभा के प्रति। ठीक है,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है संसद को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। देखिए आपके अमेंडमेंट जो होते हैं, ठीक है, आपके संशोधन जो होते हैं संविधान में, किसी भी कानून को उसे बदल दिया जाता है या नया कानून उसमें जोड़ दिया जाता है, उसे हम संशोधन प्रक्रिया बोलते हैं। तो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में क्या कह रहा है आपका, 44 में कह रहा है संसद के दोनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की जो अध्यक्षता है वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक में कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपका जो बैठक है संसद की, तो एक आपका अधिवेशन है दूसरा अधिवेशन है, कितने बीच अंतर होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है, यानी 6 महीने का एक तथा दूसरी बैठक में अंतर होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है संघ के पदेन वरीयता क्रम में लोकसभा उपाध्यक्ष का कौन सा क्रम आता है, वो 13वां क्रम आता है। ठीक है, उसकी रैंक के हिसाब से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 47 क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत इससे बताया गया है। क्या बताया गया है कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है किसी भी सोसाइटी में या कहीं पर भी, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह डायरेक्ट क्या है आपका वहां पे आवेदन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 48 क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्रेसिडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी करने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है, तो आपको सबको पता ही होगा 24 आवर्स के अंदर अंदर उस व्यक्ति को वहां पे पेश किया जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका उच्च न्यायालय के जो आपके जजेस हैं उनको जो उनका वेतन भत्ता दिया जाता है वो कहां से दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है राज्य के समेकित निधि से। जो राज्य की समेकित निधि है रेवेन्यू की, वहां से आपको हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको वेतन दिया जाता है। आई होप गाइस आप आज का ये पार्ट है वो खत्म हुआ यहीं पे, पार्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, पसंद आएगा तो लाइक तो बनता है बॉस, और विजिट न्यू हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।